नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और आज हम बातचीत करने वाले हैं रिलायंस के रिजल्ट के। तीसरी तिमाही के नतीजे कंपनी ने पेश कर दिए हैं और उस नतीजों को गहराई से देखते हैं कि किस तरह के रिजल्ट्स थे, क्योंकि ये मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, देश की सबसे बड़ी कंपनी, और मार्केट में इसका वेटेज भी बहुत है। तो नतीजे किस तरह से पेश किए कंपनी ने, वो देखते हैं। Q3 ऑफ FY26 में जो कंसोलिडेटेड नंबर है उसमें 2,93,000 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू क्लॉक किया है, जो YOY देखिएगा 10% है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ देखा तो अक्रॉस बिजनेस में है ये। एबिटा में 6% की ग्रोथ साल दर साल आई और 50,932 करोड़ आया है। और इसमें स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन ऑयल टू केमिकल, O2C का मतलब ऑयल टू केमिकल का है। जियो के रेवेन्यू में भी ग्रोथ हुई है। रिटेल में थोड़ा सा स्टैग्नेशन देखने को मिला है। ऑयल एंड गैस में भी थोड़ी सी वीकनेस थी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट अगर आप देखेंगे अक्रॉस बिजनेसेस का, तो ये 1.6 बढ़ के आया, परसेंट बढ़ के आया साल दर साल, 22,290 करोड़ है। एक चीज यहां पे मैं साफ कर दूं कि बहुत सारी जगहों पे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट का कंपैरिजन देख रहे होंगे, तो वो नंबर आपको थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। ये नंबर कंसोलिडेटेड है, YOY है और अक्रॉस बिजनेस सेगमेंट के हैं, इसलिए आपको ये फिगर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये फिगर ऑथेंटिक है जो उनकी बैलेंस शीट से, यानी जो उनकी रिजल्ट प्रेजेंटेशन से मैंने लिए हैं। ओवरऑल अगर आप पहले शुरू में ही चलने से पहले मैं बता दूं कि ये नंबर इस बार के बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, सुपर गुड नहीं है, ओके नंबर है, ठीक नंबर है, बुरे नहीं है, बिल्कुल भी खराब नहीं है। लेकिन जैसे हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरप्राइज होता था, वो इस बार मिसिंग है। आगे देखते हैं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। कैपेक्स कंपनी ने किया 33,826 करोड़ का, जो कि उन्होंने अपने जो उनका कैश प्रॉफिट है 40-45 हजार करोड़ का, उससे उनका मैनेज हुआ, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ऑयल टू केमिकल बिजनेस में और न्यू एनर्जी बिजनेस में जो है इन्वेस्टमेंट किया, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। और आउटले जो तमाम अलग अलग बिजनेसेस में थोड़े बहुत जा रहे हैं उसके हिसाब से गया है। रिटेल नेटवर्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है उसमें काफी पैसा खर्च किया गया है और जियो में भी पैसा लगाया गया है। नेट डेट जो कंपनी के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, वो 31 दिसंबर 2025 को मार्जिनली डाउन यानी थोड़ा सा कम हुआ है, 1,17,102 करोड़ है, जो पिछले बार 1,18,545 करोड़ था सितंबर 2025 में। इस क्वार्टर, एक क्वार्टर से सीक्वेंसली हमने देखा तो थोड़ा सा इन्होंने डेट कम किया, बहुत सिग्निफिकेंट डेट में कमी नहीं आई है। अब जरा इसके सेगमेंट वाइज देखते हैं। अभी तक जो नंबर थे वो कंसोलिडेटेड थे। अब जियो प्लेटफॉर्म यानी जो मोबाइल वाली सर्विस है, जो डिजिटल सर्विस है, जो ब्रॉडबैंड सर्विस है, उसमें क्या हुआ है। डिजिटल सर्विसेज का रेवेन्यू 43,683 करोड़ आया, जहां पे करीब 12.7% की साल दर साल ग्रोथ देखने को मिली है। और ड्यू टू सब्सक्राइबर एडिशन काफी अच्छा था, काफी भयंकर था इनका। जियो प्लेटफॉर्म का जो एबिटा है वो इस क्वार्टर में 16.4% साल दर साल बढ़ के 19,303 करोड़ आया है, जिसमें लगभग 170 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन हुआ है मार्जिन में भी। नेट प्रॉफिट जो क्वार्टर का आया वो 11.2% बढ़ के आया है साल दर साल, 7,629 करोड़। नेट सब्सक्राइबर जैसा मैंने कहा कि 8.9 मिलियन यानी लगभग 90 लाख ड्यूरिंग द क्वार्टर इसमें जो है इंक्रीज हुए हैं, एडिशन हुआ है। और ये अब इनकी टोटल सब्सक्राइबर संख्या हो गई 51,53,00,000 दिसंबर 2025 में, विच इज वेरी हाई। मतलब हर भारत की आजादी, भारत की जो पॉपुलेशन है 150 करोड़, उसमें से 50 करोड़ लोग इनकी मोबाइल यूज करें, उसमें सब लोग शामिल हैं, तो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर है। यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान से समझना चाहिए कि आरपू की सिचुएशन क्या हुई थी, क्योंकि जियो प्लेटफॉर्म्स में आरपू को बहुत तेज देखा, 213 रुपए 70 पैसे आरपू आए, लेकिन ये आरपू बहुत अच्छा नहीं मान सकते हम, क्योंकि इनका जो आरपू 213 रुपए 70 पैसे है वो Q2 में, ये Q3 का मैं बता रहा हूँ, Q2 में 211 रुपए 40 पैसे था और थर्ड क्वार्टर FY25 में 203 था, यानी YOY 5% यहाँ पे बढ़ के आया है अगर आप ये नंबर देखेंगे। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो बहुत मामूली सी ग्रोथ है, 211 रुपए 40 पैसे से बढ़ के 213 रुपए 70 पैसे हुए, यानी बहुत मामूली सा आरपू बढ़ा है। और उसके पीछे कारण है चूंकि इनकी जो बहुत सारी सर्विसेज है वो बहुत चीप रेट पे अवेलेबल है और कोई टैरिफ हाइक काफी समय से नहीं हुई है। तो आरपू डेफिनेटली एक डिसअपॉइंटमेंट है, आप ये कह सकते हैं, और उसके लॉजिक और उसके रीजन है। लेकिन आरपू से शायद उतनी अच्छी चीज नहीं आई है जो हमें एक्सपेक्टेशंस में लग रही थी। इसके अलावा इनका डेटा ट्रैफिक देखें तो वो काफी बहुत ज्यादा, करीब
34% साल दर साल की ग्रोथ देखने को मिली है। वॉइस ट्रैफिक में करीब 5% की ग्रोथ देखने को मिली है। कस्टमर बेस हमने आपको बताया काफी बढ़ के आया है यहाँ पे। तो बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि प्राइस हाइक या टैरिफ हाइक एक इमिनेंट है यहाँ पे, अदरवाइज आरपू इनका बहुत अच्छा नहीं था। अब इसके आगे हम दूसरा देखते हैं कि इनका जो रिटेल बिजनेस कैसा था। ईशा मानी खुद कह रही है अपनी प्रेस रिलीज में, उन्होंने लिखा है कि यहां पे भी आप देखेंगे तो स्टीडी परफॉर्मेंस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेरी गुड परफॉर्मेंस नहीं है, स्टीडी परफॉर्मेंस है। आपके सामने 97,605 करोड़ का जो इन्होंने रेवेन्यू क्लॉक किया है, 8% की YOY यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। डिस्ट्रीब्यूशन और फेस्टिवल डिमांड Q3 डिमर्जर किया इन्होंने, RCPL जो इनकी व्हाइट लेबल कंपनी है उसको इन्होंने डिमर्ज किया है, और जीएसटी रेशनलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा है, इसलिए आपको ये रेवेन्यू स्टीडी या बहुत ग्रेट नहीं दिख रहे हैं। एबिटा 6,915 करोड़ के आसपास आया है, जो कि 1.3% ऊपर था, मार्जिन 8% पे स्टीडी कह सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि रिलायंस रिटेल के नंबर स्टीडी हैं। जीएसटी इम्पैक्ट आरसीपीएल का अलग किया गया, वो सारे इम्पैक्ट देखते हुए और फेस्टिवल डिमांड को एडजस्ट करें तो भी ये नंबर बहुत ग्रेट नहीं दिख रहे हैं, यानी रिलायंस रिटेल ने भी बहुत अच्छे नंबर नहीं दिए। तो कंसोलिडेटेड नंबर सुपर गुड, O2C बढ़िया है, अभी इसके आगे बात करेंगे। लेकिन जियो प्लेटफॉर्म्स में आरपू बहुत अच्छा नहीं है, बहुत मामूली सी ग्रोथ है, और रिटेल बिजनेस स्टेडी है डिस्पाइट फेस्टिवल सीजन, और उसमें जीएसटी का एडजस्टमेंट भी किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखना चाहिए। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, नेटवर्क की बात कर लें तो रिटेल के इनके जो है 431 न्यू स्टोर उन्होंने खोले हैं, जो कि अब टोटल संख्या हो गई 19,979, यानी लगभग ऑपरेशन जो है पूरे देश की गली कूचे कोना कोना में इनका ऑपरेशन तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर, मतलब हर क्वार्टर में अगर आप 400-450 स्टोर ओपन कर रहे हैं तो काफी बड़ा है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द क्वार्टर क्रॉस द माइलस्टोन ऑफ 500 मिलियन, यानी 50 करोड़ ट्रांजैक्शन इन्होंने किए हैं, जिसमें करीब 47% की YOY जंप है। लेकिन इतना बड़ा नंबर ट्रांजैक्शन का है, लगभग 47-48% की ग्रोथ है, तो रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब छोटे टिकट साइज की खरीदारी की गई है डिस्पाइट जीएसटी कट। इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखिएगा। जियो मार्ट क्रॉस एग्जिट डेली ऑर्डर्स 1.6 मिलियन, यानी 16 लाख के एग्जिट ऑर्डर, जितने ऑर्डर यहां से निकले दुकानों से जियो मार्ट से, वो ध्यान रखना चाहिए। रिकॉर्डेड 53% क्वार्टर क्वार्टर एंड 360% YOY ग्रोथ इन एवरेज डेली ऑर्डर्स। तो डेली ऑर्डर्स में काफी बड़ी ग्रोथ हुई है। एग्जिट मतलब सामान निकला, वो वाला ऑर्डर है, काफी अच्छा हुआ है, लेकिन टिकट साइज छोटा था क्योंकि रेवेन्यू में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ऑयल टू केमिकल देखिए, ये सेगमेंट जो है ठीक ठाक काम कर गया है इनके लिए। इसका रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, YOY जो है 8.4% बढ़ के आया, 1,62,095 करोड़। दैट इज द कोर बिजनेस, और ये सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। प्रोडक्शन मेंट फॉर द सेल इंक्रीज 1.7% YOY बेसिस, यहाँ पे बढ़ के आया है। फ्यूल रिटेलिंग जो ये कर रहे हैं उसमें जियोपीपी ने अपने 14% नेटवर्क को एक्सपेंड किया। अब इनके करीब 2,125 आउटलेट यानी पेट्रोल पंप इनके हो गए हैं, जहां पे HSD और यानी डीजल और पेट्रोल के सेल्स नंबर भी दिए हुए हैं। O2C सेगमेंट यानी ऑयल टू केमिकल सेगमेंट का जो एबिटा है क्वार्टर के दौरान 14.5% की ग्रोथ दिखा रहा है, साल दर साल 16,507 करोड़ के आसपास आया है। दैट इज ए शार्प इंक्रीज। मैंने कहा था ना कि फेस सेविंग कहां से हुई है, O2C से, यानी ऑयल टू केमिकल से हुई है, क्योंकि क्रैक्स यानी जब क्रूड को अलग अलग चीजों में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके बीच का जो स्प्रेड होता है मार्जिन का, वो क्रैक्स है, तो वो काफी अच्छा देखा है। हाई सल्फर रियलाइजेशन हुआ है इनमें, पार्टली ऑफसेट हुआ डाउनस्ट्रीम केमिकल मार्जिन्स, यानी जो केमिकल सेगमेंट में यानी O2C में O अच्छा है, ऑयल एंड गैस सही है, C यानी केमिकल जो वहां पे मार्जिन थोड़े सप्रेस थे बिकॉज ऑफ ग्लोबल सिचुएशन, तो उसका थोड़ा सा ऑफसेट यहाँ पे फीड स्टॉक में हुआ है। ऑयल टू गैस में अगर आप देखेंगे तो ऑयल टू गैस सेगमेंट भी ठंडा था इनका, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां से रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है। इट वाज लोअर बाय 8.4%, यानी ऑयल एंड गैस का रेवेन्यू 8-8.5% नीचे था, लोअर था YOY 5,833 करोड़। लेकिन ओवरऑल पिक्चर में
इसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा नहीं है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो इसलिए बहुत असर नहीं पड़ा। KGD6 और तमाम जगहों से जो कंसंट्रेट ले रहे हैं उसमें लोअर वॉल्यूम निकला है। आपको याद होगा KGD6 को लेकर के एक विवाद भी चल रहा है, आर्बिट्रेशन भी चल रहा है कि वहां से कम निकल रही है गैस, वो सब इम्पैक्ट आपको इसमें देखने को मिले हैं। एबिटा इनका डिक्लाइन हुआ करीब 13% का, काफी बुरा है, और वो वाईओआई बेसिस पे देखें तो 4800-4900 करोड़ के आसपास निकल के आया है। तो ऑयल टू केमिकल इज गुड, उसमें भी केमिकल थोड़ा सब्साइड हुआ है, ऑयल एंड गैस खराब, रिटेल स्टीडी, जियो प्लेटफॉर्म में सब अच्छा है, केवल आरपू वहां पे बढ़िया निकल के नहीं आया है। तो नेट नेट अगर हम इन पूरे रिजल्ट्स को देखें कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो क्या व्यू बनता है? देखिए, रिलायंस के ये रिजल्ट जो है अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको ठीक दिखेंगे, काफी बढ़िया दिखेंगे, काफी बेहतर नंबर दिखेंगे, लेकिन जब आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखते हैं तब अगर इसको आप ब्रेकअप करके, ब्रेक डाउन करके अलग अलग सेगमेंट में देखेंगे तो जैसा कि मैंने कहा कि रिटेल में स्टीडी परफॉर्मेंस है, थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न है। प्लेटफॉर्म बिजनेस में आरपू कॉज ऑफ कंसर्न है। ऑयल एंड गैस में कम एक्सप्लोरेशन हो रहा है, कम रिलाइजेशन हो रहा है, प्रॉब्लम है। ऑयल टू केमिकल फैंटास्टिक है, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट इज वेरी स्ट्रांग, नेट डेट में भी कमी आई है, थोड़ी सी कमी आई लेकिन स्ट्रांग है, कैश जनरेशन अच्छा है, और एबिटा हाईएस्ट एवर है, थोड़ा सा ही बड़ा लेकिन हाईएस्ट एवर है। सो हाउ टू टेक दिस रिजल्ट्स, टेक अवे क्या है? अब ये इंटरप्रिटेशन है मेरा कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से बहुत समय से टैरिफ नहीं हाइक हुई है और आरपू से साफ झलक रहा है, तो आप लोग एक टैरिफ हाइक के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। वो हमें लगता होगा क्योंकि भारतीय और ये दोनों चाहेंगे कि टैरिफ हाइक होनी चाहिए, तो वो एक होगा जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर तक आपको रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। चूंकि जीएसटी रैशनलाइजेशन हो चुका है, सब कुछ स्टेब्लिश हो गया है, तो हमें Q4 के नतीजे देखने पड़ेंगे कि क्या वाकई अभी रिटेल में स्टीडी परफॉर्मेंस कंटिन्यू करती है, मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा नरमी देखने को मिलती है, या वहां पे इंप्रूवमेंट आता है। ऑयल टू केमिकल इज बेटर, तो वो हमें लगता है कि ठीक ठाक करता रहेगा। ऑयल एंड गैस में नेक्स्ट क्वार्टर बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आना चाहिए क्योंकि वहां पे वीकनेस देख रही है। तो नेट नेट अगर हम इस रिजल्ट को एनालाइज करें तो मुझे लगता है कि जो हमेशा की तरह एक बहुत ही ग्रेट रिजल्ट कंपनी पेश करती थी, इस बार उतने ग्रेट तो नहीं है, लेकिन कहीं कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है जो कॉज ऑफ कंसर्न होनी चाहिए। तो ओवरऑल नेट नेट अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक ठाक रिजल्ट हैं, मार्केट को पसंद आएंगे क्योंकि कहीं भी कोई ऐसी बड़ी चीज गड़बड़ नहीं दिख रही है। आई होप कि ये रिजल्ट्स आपको ठीक आएंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, आप कहीं और भी देखेंगे तो क्वार्टर क्वार्टर और वाईओवाई कंसोलिडेट का फर्क समझ लीजिएगा। मैंने वाईओवाई कंसोलिडेटेड अक्रॉस ऑल बिजनेस सेगमेंट को इसमें लिया है। होपफुली आपको ठीक लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा रिलायंस आपको कैसे लगे, उससे भी पता लगे, और हम देखेंगे सोमवार को मार्केट इसमें कैसे रिएक्ट करता है। थैंक यू सो मच।